So in last class we have completed the sustainable development goal, ठीक है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स हमने उसकी बात कर ली. देयर वर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आउट ऑफ विच 16 आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन. 16 पे तो कैलकुलेशन होता है जिसके लिए 115 इंडिकेटर्स हैं. ठीक है, इंडिया का टोटल स्कोर कितना है? 66. बेस्ट इज द केरला, ये बताया था. रॉस्ट इज बिहार. ठीक है, यूपी का क्या है? इम्प्रूव्ड है, बेटर है पहले से. 60 टोटल स्कोर, नाउ इज 22nd ऑन रैंक. बट इम्प्रूवमेंट अच्छा है वहां पे, लेकिन स्टिल यूपी कैन अचीव मोर. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. अच्छा, बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज जानते हो आप लोग? बता देते हैं. जैसे मान लो कोई एक सेक्टर है आपका रेलवे. ठीक है, तो रेलवे को दो तरीके से फायदा हो सकता है. एक बोलते हैं जिसको हम बैकवर्ड लिंकेज, एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज. ये उससे मतलब है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ आप पढ़ते हो ना, उससे रिलेटेड है ये. बैकवर्ड लिंकेज क्या है? सपोज दैट इफ यू इन्वेस्ट इन रेलवे, आपने रेलवे में पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा. देखो पूरे वर्ल्ड में जो मेजर कंट्रीज है, जो अच्छी अच्छी कंट्री है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? रेलवे. हाँ, बट इंडिया में आज की डेट में भी 70% ट्रांसपोर्टेशन वाया रोड्स होता है. हाँ, क्यों? क्योंकि रेलवे हमारा इतना एफिशिएंट नहीं है. ठीक है, अब रेलवे को अगर इन्वेस्ट करके एफिशिएंट बना दिया जाए तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो सभी के पास पहुंच जाएगा. तो जिस सेक्टर में पहुंचेगा तो उस सेक्टर को भी तो फायदा होगा. होगा ही नहीं होगा? सपोज भाई कोई फैक्ट्री है, सीमेंट बनाती है. सीमेंट बनाने वाला क्या होगा? अब एक जगह सीमेंट बनता है, उसको पूरे इंडिया में पहुंचाना है. ट्रक से पहुंचाने में क्या कर रहा है? कॉस्ट ज्यादा लग रही है. ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है. बट ट्रेन से जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, टाइम एफिशिएंट हो जाएगा. तो इंक्रीमेंट क्या हो रहा है? दूसरे सेक्टर को भी फायदा हो रहा है. दिस इज फॉरवर्ड लिंकेज. क्लियर? ये क्या है? फॉरवर्ड लिंकेज. प्लस इन्वेस्टमेंट किया तो रेल अच्छा हुआ, काम अच्छा हुआ, पैसा आया. पैसा आएगा तो क्या करोगे आप? उस पैसे से आप रेलवे का एडवांसमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? उस एडवांसमेंट को बोलते क्या? सेम सेक्टर में अगर फायदा हो रहा है, दैट इज बैकवर्ड लिंकेज. एक काम तो है. हाँ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड याद रखना. अगर इफ यू वांट टू नोट देन यू कैन नोट इट. नोट कर लो, कहीं मिलेगा नहीं दोबारा. कहीं लिखो, काम कहीं साइड में लिख लो. ठीक. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. दैट इज, हमको पढ़ना क्या? इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है. इंडियन इकोनॉमी एंड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो क्या हेडिंग है हमारी? इंडियन इकोनॉमिक्स. इंडियन इकोनॉमी, या हम और क्या कहेंगे? एंड सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज. वी विल स्टडी द इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज. इसमें हमें पढ़ना है क्या? नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसी है. देन इश्यूज क्या क्या है यहाँ पे? पॉवर्टी है, इनइक्वलिटी है और अनएम्प्लॉयमेंट है. दीज आर द मेजर इश्यूज. तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करें. तो सबसे पहली हेडिंग होगी ऑफ आपकी नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो इंडिया कैसा है? इंडिया इज अ अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी. क्या है? इंडिया इज अ अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड कंट्री. क्लियर? इंडिया इज अंडर डेवलप्ड कंट्री, या इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्री बोल देते हैं कभी कभी. बट आई विल प्रेफर दैट डेवलपिंग कंट्री वुड बी बेटर. क्या है? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. डेवलपिंग कंट्री तो है, तो डेवलप क्यों नहीं हुई? सबसे पहले इसके कॉज क्या है? बिकॉज सबसे पहला लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, लो स्टैंडर्ड ऑफ
लिविंग है इंडिया में। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैसे मेजर करते हैं? व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? या फूड, मतलब फूड और एजुकेशन प्रॉपर में चीज स्टैंडर्ड में होता है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज, कितना लग्जरियस चीज है आपके पास। भाई आपके पास कार है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? अच्छा, एजुकेशन वगैरह तो मेजर इसेंशियल्स है, बट अब आपके पास कार है तो आपकी अच्छी लाइफ है, बड़ा घर है तो और अच्छा है, घर में 4 नौकर हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? बढ़ता जाता। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर कैसे हम करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम कैसे नापते हैं हम? जीएनआई अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। अब ये जो पर कैपिटा इनकम है आपकी, तो पर कैपिटा इनकम कैसे होती? 2 तरीके से देखी जाती, मैंने आपको बताया था। पीसीआई 2 टाइप की, एक होती है मार्केट एक्सचेंज रेट पे, एक होती है परचेजिंग पावर पैरिटी पे। 2 चीजों पे मैंने आपको बताई है, याद है? परचेजिंग पावर पैरिटी और मार्केट एक्सचेंज रेट क्या है? पीपीपी पढ़ा है। मार्केट एक्सचेंज रेट ये है, सपोज दैट आज डॉलर की कीमत क्या है? 80 रुपए के आसपास होगी। क्लियर? तो आप $1 में कितने रुपए ले सकते हो, या कितने रुपए में $1 ले सकते हो? दैट इज योर मार्केट एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये बात समझ में? दैट इज मार्केट एक्सचेंज रेट। और आज की डेट में इंडिया का जो क्या है मार्केट एक्सचेंज है, 2612 $2612 है। 2612 है। और वही परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इंडिया का जो इस समय चल रहा है दैट इज 9000 के अप्रोक्स चल रहा है। क्लियर? $9000। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू कैन बाय इन $1। उसके लिए हमें कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? अगर आप $1 से अमेरिका में 5 चॉकलेट लेते हैं तो 5 चॉकलेट खरीदने के लिए आपको इंडिया में कितना पैसा लगाना पड़ेगा? क्लियर? तो $1 में जो हम खरीद सकते हैं उसको इंडिया में खरीदने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा? दैट इज योर परचेजिंग पावर पैरिटी। $9000 ये तो पर कैपिटा इनकम है। हाँ, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से पर हर व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है? $9000। क्लियर? हाँ। और देखो इसके कंपैरिजन में हम वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज का देखें, अगर हम लग्जमबर्ग का देखें, यहाँ पे 1,40,000। हाँ, $1,40,000 पे, दैट इज मच हायर। ठीक है। वहीं आप हाँ यूएसए का देखोगे तो यूएसए का अराउंड आपको 75,000 पे मिलेगा। ठीक है। यूएसए के साथ अगर आप चाइना देख लो, चाइना का है 19,600। देन इंडिया का ये आपको होता है 9,000 के आसपास। पाकिस्तान का देख लो 6,351। लेकिन देखो हमें पाकिस्तान को नहीं देखना है, हमें देखना क्या है? लग्जमबर्ग को देखो, यूएसए को देखो, दे हैव मच हायर परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो क्या है? दीज आर लग्जमबर्ग एंड यूएसए आर मच हायर, बट चाइना इज समथिंग क्लोजर टू वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड एवरेज, वर्ल्ड एवरेज क्या है? लगभग 18,000 के आसपास है। ठीक है। वर्ल्ड एवरेज $18,000 के हिसाब से, तो चाइना उसके आसपास ही है, बढ़िया है। ठीक है, लगभग बराबर चल रहा है। इंडिया हम बहुत पीछे हैं। और कुछ कंट्रीज क्या है? बहुत ज्यादा डेवलप्ड। बरमूडा अलग है, शायद बरमूडा का इससे भी ज्यादा है। बरमूडा का शायद 1,80,000 के आसपास दिखा रहा था, कुछ और है, देख चेक कर लेना। हाँ, परचेजिंग पावर के हिसाब से पर कैपिटा इनकम ऑफ बरमूडा चेक कर लेना। ठीक है। तो दिस इज योर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहला कॉज क्या है इसमें? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये किस हिसाब से देख रहे हो? मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से देख रहे हो, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से?
अरे यार पीपीपी पे, हाँ ठीक है। देन दूसरी चीज क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ, स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल। दूसरी चीज क्या है हमारे यहाँ, कैपिटल की कमी है। कैपिटल मतलब दैट इज मशीनरी, फैक्ट्रीज, इन सब की क्या है हमारे यहां कमी है। कमी कैसे बात कर रहे हैं, कमी विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबल लेबर। लेबर हमारे यहां कम, बहुत ज्यादा है, लेबर ज्यादा है और मशीन क्या है, कम है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, विद रिलेशन टू लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज तो है बट मशीनरी नहीं है इतनी ज्यादा कि हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए। लेबर है, लेबर को लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। अब यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स अगर हमारे पास मशीनरीज और फैक्ट्रीज नहीं है तो हम अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा ही रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहे तो क्या होगा, हाई एम्प्लॉयमेंट होगा। दिस इज द थर्ड कॉज, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग पास नौकरी नहीं तो क्या होगी, गरीबी। रेंजर नर्स साहब ने क्या बताया था, इंडिया इज गरीब ड्यू टू, बिकॉज ऑफ इंडिया इज गरीब, ये मैंने याद है ना। तो क्या है, फोर्थ रीजन क्या है, हाई पॉवर्टी। क्लियर, इंडिया में आज भी 14% के आसपास जो पॉपुलेशन है दैट इज पॉवर्टी है, पुअर है, गरीब है। ठीक है, देन अब पॉवर्टी बहुत ज्यादा है तो और क्या होगा, इसको साफ कर दूं मैं, इसको लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, अब पॉवर्टी ज्यादा है तो और क्या होगा आगे, हाई इनइक्वालिटीज। भाई लोगों के पास क्या था, पैसा होता नहीं है। जब कंट्री को इनिशियल इंडिपेंडेंस के पास क्या था, जिनके पास पैसा था उन्होंने काम स्टार्ट किया, वो और बड़े होते गए, और जो गरीब थे वो गरीब होते गए। तो क्या हो रहा था, इसके लिए इनइक्वालिटीज क्या हो गई, बढ़ती गई। क्लियर, अब इनइक्वालिटीज के लिए क्या है, इनइक्वालिटीज के लिए एक हाइपोथेसिस है, दैट इज कज़नेट्स हाइपोथेसिस। ठीक है, और इट इज गिवन बाय कज़नेट साइमन। किसने दी है, कज़नेट साइमन ने ये हाइपोथेसिस दी है। कज़नेट साइमन ने हाइपोथेसिस क्या बताई है कि जब भी कोई कंट्री डेवलपिंग स्टेज में होगी, गरीब नहीं, डेवलप, इंडिया गरीब नहीं है, डेवलपिंग है। इंडिया के लोग ज्यादा हैं, और ऐसा नहीं होता कि लोग ज्यादा हो तो इंडिया गरीब होना चाहिए। कई कंट्रीज ऐसी जहां पॉपुलेशन ज्यादा है बट स्टिल अपना पड़ोसी देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाइना हमसे तो बेटर ही है। क्लियर, तो कज़नेट्स का हाइपोथेसिस क्या था कि भैया देखो, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में खर्चा करती है, वो करती है दो सेक्टर पे। कहां पे, एक तो होती है इसेंशियल्स और एक होता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। दो एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के पास, एक डेवलपमेंटल और एक इसेंशियल। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो क्या करोगे, आजादी के समय आपको इसेंशियल चाहिए थे कि डेवलपमेंटल, इसेंशियल चाहिए। तो वो इसेंशियल्स क्या थे, डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सारा पैसा यहां लगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं लग पाया। तो ये पैसा यहां कब लगना शुरू होता है, जब हमारे इसेंशियल्स पर्याप्त मात्रा में हो, तब हम पैसा कहां लगाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाते हैं। तो सरकार क्या कर रही थी, टैक्स कलेक्ट कर रही थी। टैक्स कलेक्ट करने के बाद पैसा कहां करती थी, इसेंशियल्स में। तो मैंने आपको बता दिया था, इसेंशियल पे खर्चा किया, लोगों के पास तो पहुंचा नहीं, तो लोगों को एजुकेशन प्रॉपर मिली, रहना खाने का, हेल्थ का नहीं, तो उनकी ग्रोथ में क्या होगा,
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बचेगा, बढ़िया कौन रहेगा? जिसके पास पैसा होगा पहले से, जिसके पास पहले से पैसा, वो क्या होगा? और अमीर होगा। और गरीब वाला और गरीब हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है? इनिशियल स्टेज में इनइक्वालिटीज बढ़ती है, बट आफ्टर सम टाइम जब इसेंशियल्स पूरे हो जाएंगे तब फिर क्या होगा? अब सभी को प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर हेल्थ मिलेगी। जैसे आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखो, वहां पे एजुकेशन हेल्थ को लेकर वहां कोई डिस्पैरिटी नहीं है, वहां सभी लोग लगभग इक्वल है। दैट मीन्स क्या होगा? थोड़े समय बाद ये इनइक्वालिटी कम होने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये डेवलपिंग कंट्रीज का है, और इंडिया लगभग कहां पर है? यहां पर। अभी बढ़ रही है। हाँ, अभी बढ़ी रही है, इनइक्वालिटीज अभी भी बढ़ती है। वहीं दूसरी कंट्रीज, अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करोगे तो यहां रहेंगी। ये बात समझ रहा है? दिस इज द कर्जनेट्स हाइपोथेसिस। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होगा? जब उनमें डेवलपमेंट हो रहा होगा इनिशियल स्टेज में, तो वहां पे इनइक्वालिटी बढ़ती है, व्हाइल इन डेवलप्ड कंट्रीज इनइक्वालिटी रिड्यूसेस। क्लियर? ठीक है, या डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये काम कब होगा? लेटर फेज में होगा। वी आर मच डेवलप्ड, अभी भी हम डेवलप तो हुए हैं, लेकिन अभी इतना डेवलप नहीं हुए जितना कि यूएसए हुआ है, यूरोप हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज। चाइना तो मतलब बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है वो भी। चाइना इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री। हाँ, अपने से बेटर है, उसके अपने रीजन है। क्लियर? ये बात समझ आया? दिस इज कर्जनेट्स हाइपोथेसिस। और ये क्या है? ये जो ग्राफ है दैट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। जी बेसिकली क्या है? जी इज गिनीज कोफिशिएंट। जब इनइक्वालिटी मेजर करते हैं दैट इज मेजर्ड बाय गिनीज कोफिशिएंट। वो आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा इनइक्वालिटीज के बारे में। क्लियर? और यहाँ पे क्या होगी? पर कैपिटा इनकम। और ये पर कैपिटा इनकम कैसी है? रियल। क्लियर? ठीक है, अब देखो, तो आपको ये समझ में आ गया कि इसके रीजन क्या है। ठीक है, तो रीजन क्या है रिडक्शन के? अब देखो, ये जो चीज क्या हो रही है, यहां एक बार बढ़ने के बाद क्या हुआ? ये जो इनइक्वालिटीज कम हो रही। इनइक्वालिटीज क्यों कम हुई? इनइक्वालिटीज कम हो रही थी क्यों? ये गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अब पैसा जब उसकी इनिशियल स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तो डेवलपमेंटल स्टेज में पैसा लगाने लगेगी। तो डेवलपमेंटल स्टेज में पैसा लगाएगी तो लोग क्या होंगे? पढ़े लिखे होंगे, अपने सोर्स ऑफ इनकम ढूंढेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी भी कम होगी। इनइक्वालिटी कम होगी। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, एक तो ये मेथड था, दैट इज गवर्नमेंट के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। देन सेकंड वन इज ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी। तो इंडिया जब आजाद हुआ तो इंडिया का फोकस किस पे था? ट्रिकल डाउन थ्योरी पे ही था। ट्रिकल डाउन थ्योरी कहती है क्या? अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो लोअर स्ट्रेटा विल ग्रो ऑटोमेटिकली। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या कहती है? अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो लोअर स्ट्रेटा विल ग्रो ऑटोमेटिकली। अगर सब, अरे घर में तुम हो, पापा है, मम्मी है और 4-5 लोग, चाचा दादा सब लोग, अगर मम्मी पापा दादा चाचा सब लोग खूब पैसा कमाए तो तुम्हारे पास सुविधाएं कैसी होंगी? बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर चाचा दादा नहीं कमा रहे तो तुम्हें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। वही मसला ये ट्रिकल डाउन थ्योरी का भी। अगर कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा? तो लोग ऐसा मानना है, ऐसा माना जाता है, ये क्या होगा? जो नीचे गरीब लोग हैं उनको भी फायदा होगा। बट ऐसा इंडिया में नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ये ट्रिकल डाउन जो थ्योरी है, इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम। क्लियर? ठीक है, ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स टू लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कर रही है? बेनिफिट्स टू ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स टू लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। बट अगर मैं बात करूं आपसे, ट्रिकल डाउन थ्योरी कितने सालों में होनी चाहिए? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल?
भैया अप्रोक्स 10 साल 10 साल। ये काम होता है यहाँ 50 सालों में, कम से कम 50 साल लग जाते हैं। इसीलिए इंडिया आज भी क्या है, डेवलपिंग है। क्लियर? इंडिया इसीलिए आज भी डेवलपिंग है क्योंकि ये स्टेज हमको देखने में बहुत देर में मिलती है और हम इसी पे रिलाई कर रहे थे। और ये बात हमको कब समझ में आई? बाद में। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया ट्रिकल डाउन थ्योरी। देन इसके बाद अगला है इसी में हाई रीजनल इनइक्वालिटीज। हाई रीजनल इनइक्वालिटीज जैसे क्या, आपका रूरल एरिया और अर्बन एरिया, तो इनमें क्या है, डेवलपमेंट का डिफरेंस। गांव हम पता रोडें नहीं बन रही है, बत्ती नहीं आ रही है, 4 घंटा बत्ती आती है, या कुछ गांव ऐसे हैं जहां ना आ रही हो, नेटवर्क नहीं आते हैं, रोड्स नहीं है प्रॉपर, स्कूल्स नहीं प्रॉपर, तो डेवलपमेंटल स्टेज आप क्या देख रहे हो, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। या इंडिया में कैसे देखते हैं, नॉर्थ इंडिया देखो और आपका ईस्टर्न रीजन देखो, ईस्टर्न रीजन नॉर्थ ईस्ट वाला, तो क्या है, बहुत कम डेवलप्ड है विद रिस्पेक्ट टू साउथ। साउथ इंडिया इज मोर डेवलप्ड, एजुकेशन वगैरह अच्छी है। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? सो क्या है, रीजनल इनइक्वालिटीज भी बहुत ज्यादा है। क्लियर? ये नोट कर लिया सब, नोट कर लो। ठीक है, और क्या देखो, अच्छा ट्रिकल डाउन थ्योरी समझ में आ गई ना। अगर घर में कमाई अच्छी आ रही तो आपको भी फायदा होगा। वैसे ये लोग भी मान रहे थे कि इंडिया अगर डेवलप करेगा, इंडिया में ग्रोथ होगी, तो सोसाइटी है जो लोअर स्ट्रेटा में, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, इंडिया कैसी इकोनॉमी है? इंडिया इज डुअलिस्टिक इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? डुअलिस्टिक इकोनॉमी मतलब दोहरे नेचर की है। दोहरे नेचर की कैसे? जो आपके ट्रेडिशनल एरिया है, देखो इंडियन इकोनॉमी दो चीजों फोकस करती है, कुछ आपके ट्रेडिशनल सेक्टर है और कुछ क्या है, मॉडर्न सेक्टर। जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, ट्रेडिशनल सेक्टर क्या है आपका, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट। ये क्या है, इनमें अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। भाई प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लोगों में सुधार नहीं हो रहा है। वाइल इन मॉडर्न इकोनॉमी आपका आ जाएगा ऑटोमोबाइल्स, देन आईटी सेक्टर। यहां पे डेवलपमेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर आप एग्रीकल्चर और मॉडर्न सेक्टर दोनों में देखेंगे, ऑटोमोबाइल से आईटी में, तो क्या दिखेगा, यहां पे डेवलपमेंट बहुत तेज हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, बहुत पीछे हैं। आज भी हम बहुत पीछे। तो इंडिया कैसी डुअलिस्टिक, कैसी इकोनॉमी शो करता है, डुअलिस्टिक नेचर है। एक जगह बहुत तेज ग्रोथ कर रहा है, एक जगह बहुत पीछे जा रहा है। क्लियर? ये समझ में आया? देन इसके बाद प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। प्रीडोमिनेंस, इसको जरा मैं साफ कर लेता हूं। इन प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अगर आपको देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी से देखो, देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे जो एग्रीकल्चर का जो सेक्शन होता है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत कम होता है। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत कम होता है इन डेवलप्ड कंट्री। बट डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, एग्रीकल्चर का
कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो, जैसे आपके 3 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन सा? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। ठीक है, 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। 1950 की बात करें, एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट 60% लोग क्या थे? एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 60%, 60% इन 1950। ठीक है, वाइल अभी कितना है? 17%। क्लियर? अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जाए तो ये मात्र होता है 1 से 3% तक। डेवलप्ड कंट्रीज में ये कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 से 3% का। वाइल अगर हम बात करें इंडस्ट्री सेक्टर की, उस समय था 18%, आज की डेट में कितना होगा? लगभग ये 28% के आसपास होना चाहिए। क्लियर? 28 क्यों? आपका जो सर्विस सेक्टर है वो 58% कंट्रीब्यूट करता है, तो 8 25% ही कितना होगा? ये आपका इंडस्ट्री सेक्टर होगा। और सर्विस सेक्टर क्या करता है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। बट अगर आप वहां देखो 1950 में ये था मात्र 22%। क्लियर? तो इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, आज भी ज्यादा है। डेवलप्ड कंट्रीज में कितना होता है? देखो हमने डेवलप किया है। इन 1950s वी वर प्रोड्यूसिंग ओनली 50 मिलियन ऑफ ग्रेन्स, 50 मिलियन। आज की डेट में हम 300 मिलियन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, 300 मिलियन टन। तो भाई 1950 के हिसाब से इतना कम है क्या? इतना कम क्यों है? मतलब 16 था पहले, 17 हो गया। बेसिकली कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, इसका रीजन क्या है? नहीं समझ पा रहा? कुछ समझ में आ रहा है? भैया इंडिया की जीडीपी में ये लोग कितना हेल्प करते हैं? हाँ, ये है और क्या है? ये कह रहा है इतना कम क्यों हो गया 2023 में? क्योंकि भैया हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर क्या हो गए हैं? बहुत बड़े हो गए हैं। ठीक है, बिकॉज इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर आर मोर डेवलप्ड नाउडेज, दैट्स व्हाई दिस कंट्रीब्यूशन हैज चेंज। क्लियर? अब देखो, अब है क्या कि पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज वो 1 से 3% करती, तो क्या करना चाहिए? हमें एग्रीकल्चर को वो करना चाहिए क्या? हटा देना चाहिए? नहीं, हमें इसकी बेइज्जती कर देनी चाहिए एग्रीकल्चर की? नहीं, एग्रीकल्चर हटा दो। तो क्या करना चाहिए इसको सही करने के लिए? और किस सेक्टर में? अगर मान लो हम कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन 1 से 3% का होता है, तो क्या हमें भी जो एग्रीकल्चर है इसको एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए? एग्रीकल्चर बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें बाकी चीजों पर ध्यान देना जो जीडीपी को बढ़ाए। हाँ, तो अपने आप एग्रीकल्चर का बेसिकली है क्या कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को आप बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि हमारे पास इट रिक्वायर्स लैंड, नेचर पे डिपेंड करता है। हमारे पास लैंड क्या है? लैंड की स्कार्सिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही। तो आप एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हो, टेक्नोलॉजी करके थोड़ा सा बेटर कर सकते हो, लेकिन बहुत बेटर भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज जमीन ही नहीं है। बट ये जो इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर क्या है, इनको बढ़ा सकते हैं, इनको आप बड़ा कर सकते हो। लेकिन सर्विस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। सर्विस सेक्टर में लेबर पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं है, यहां पे बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। क्लियर? ये बात समझ में आएगा? अब देखो ये जो क्या है, ये कैसा है? ये प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरल चेंज है। इट इज प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरल चेंज। ये क्या है? इट इज प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरल चेंज।
तो मतलब क्या है, वी शुड नॉट फोकस ऑन डिक्लाइनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टेड वी हैव टू फोकस ऑन ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर लाइक सर्विस एंड इंडस्ट्रीज। इससे क्या होगा, तो हमारे अपने आप विद रिस्पेक्ट टू अदर रेशियो जब हम निकालेंगे, भाई अगर हम एक एग्जांपल लें कि 1950 में आप क्या करते थे, 200 रुपए एग्रीकल्चर से लगाते थे, मिलता था, और सर्विस से भी मान लो कितना मिलेगा, 200। बट अगर आज की डेट में हम करें कि आपको सर्विस से मिल रहा है 400 और एग्रीकल्चर से मिलने लगे 400, तो जस्ट डबल हो गया। और वही इससे कितना मिलने लगे, 1600। एग्रीकल्चर तो भी उतना ही है, लेकिन उसमें हाँ, देखो एग्रीकल्चर बढ़ गया ना, एग्रीकल्चर तो बढ़ा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर बहुत बढ़ गया। तो अब एग्रीकल्चर कितना बचा, 20%, और ये 80%। तो हमको भी यही करना है, हमें एग्रीकल्चर को डिक्लाइनेशन की ओर नहीं ले जाना है, एग्रीकल्चर भी इंप्रूव करना है, रादर वी हैव टू फोकस ऑन अदर 2 सेक्टर्स मोर। इससे क्या होगा, इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और एग्रीकल्चर का डोमिनेंस कम होगा। क्लियर। और जनरली क्या होता है, कोई भी कंट्री हो, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर लेस देन ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर्स। क्लियर। एग्रीकल्चर की ग्रोथ क्या होगी, हमेशा नेचुरल सेक्टर से, अदर सेक्टर से कम होगी, बिकॉज एग्रीकल्चर रिक्वायर्स लैंड, और लैंड चाहिए जो हमारे पास होगी नहीं, और नेचर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। क्लियर, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। देन अगला क्या है, देखो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर में एक तो ए आता है, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, देन इसके बाद आता है इसी में ग्रोथ ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगला है कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट। क्लियर, हाँ। देखो अगर देखा जाए 1950 में कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी यार, एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन। क्लियर, ये बस है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट। तो जब आजाद हुआ कंट्री, तब उस समय हमारा जो कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट कितना था, 75% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन वाज इनग्रोस्ड इन एग्रीकल्चर। 75% लोग क्या थे, एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। और क्या हुआ, और बाकी बचा हुआ कितना, 25% है, तो 12% इंडस्ट्री मान लो, और सर्विस सेक्टर में 13 मान लो। देखो ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, डेटा वेरी हो सकता है, फिर मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, अभी करेंटली क्या है, करेंटली इंडिया में जो एग्रीकल्चर में कितना परसेंट लोग इन्वॉल्व है, 49%। इंडिया में करेंटली 49% लोग इन्वॉल्व है, वाइल इन इंडस्ट्रीज 24% एंड सर्विसेज में 27%। क्लियर। बट अगर डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाए, तो डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर में सिर्फ 3 से 5% लोग ही लगे होते हैं। पूरी कंट्री की 3 से 5% पॉपुलेशन जो है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो क्या होती है, सिर्फ एग्रीकल्चर में लगी होती है, वो डेवलप्ड कंट्रीज में। और हमारी कंट्री कैसी है, अंडर डेवलप्ड है, 49%। विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड इट इज मच हायर, ऑलमोस्ट 17 टाइम्स हो गई। ठीक है, 3 के हिसाब से देखूं तो 17 टाइम्स आराम से चली जाएगी, ये बात समझ रहा हूं। तो हमें क्या करना चाहिए, अब देखो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की एक मुसीबत क्या है, एग्रीकल्चर क्रिएट करता है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली क्या है, एक घर है, एक खेत है, एक खेत में पूरा घर लगा हुआ है। बेसिकली क्या था, तो जब पहले कंट्री आजाद हुई तो लोगों के पास खाने के लिए भी सुविधाएं नहीं थी, तो लोग खाने के लिए भी सरवाइव करना पड़ता, तो लोग काम करते थे।
इसलिए लोग क्या करते थे, वो खेती में ही लगे रहते, भैया खाने को ही मिल जाए। बट अभी ऐसा नहीं, ना वी आर डेवलप्ड में खाने की समस्या नहीं है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में इतनी बड़ी पॉपुलेशन इन्क्रोज है, तो हम इसको बेटर कर सकते हैं। इसकी एक मजबूरी लोगों की ये भी है कि जो बाकी सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर, क्या कर रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे। अगर एम्प्लॉयमेंट यहां पे ज्यादा होगा तो क्या लोग एग्रीकल्चर में काम करेंगे? नहीं करेंगे भाई। क्यों करोगे? दैट मीन्स हमें क्या बनाना है, वी हैव टू मेक द इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर मोर इफेक्टिव। और जनरली अगर इसमें भी देखा जाए तो इंडस्ट्री सेक्टर में हमको ज्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, बिकॉज सर्विस सेक्टर डज नॉट हैव द इनफ कैपेसिटी। इसका पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट कर सके। ठीक है भाई, हर किसी को बैंक में तो नहीं ला सकते, हर किसी को एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं बना दोगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री सेक्टर को बेटर करना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया में आज भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और देखो अगली चीज है पॉपुलेशन। तो क्या किसी कंट्री में ह्यूज पॉपुलेशन होना क्या और हाई ग्रोथ रेट होना उस कंट्री को गरीब बनाती है? हाई पॉपुलेशन होना और दूसरा हाई ग्रोथ रेट होना नहीं। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन हाई है, ठीक है, तो क्या होगा वहां पर? वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा क्या? होगा होगा। या बोले क्या